ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस की रेगुलर क्लास के अंदर आगे हम हमारा जो पहला टॉपिक सेल कोशिका, उसी कोशिका के अंदर कोशिकांग की स्टडी कर रहे थे। उसी कोशिकांग में हम आगे का कोशिकांग देखेंगे कि कौन सा कोशिकांग हम। तो आज इस सेल कोशिका के कोशिकांग में देखें कि परऑक्सीसोम, नाम सुना होगा परऑक्सीसोम्स, ये भी एक कोशिकांग होता है। परऑक्सीसोम्स ये भी एक छोटा सा कोशिकांग होता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो सबसे पहले परऑक्सीसोम्स की खोज किसने की थी? सबसे पहले खोज करता तो ध्यान रखना पड़ेगा। परऑक्सीसोम की खोज की थी बच्चों टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी? टोलबर्ट नामक। नाम क्या था? टोलबर्ट। लो जी, परऑक्सीसोम की खोज की थी टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। परऑक्सीसोम किस में नहीं पाया जाता? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल व प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। वो ही प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसके अंदर केंद्रक स्पष्ट नहीं पाया जाता या अपूर्ण विकसित होता है। आरबीसी व प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल में क्या होता है बच्चों? परऑक्सीसोम्स एब्सेंट होता है। कोशिका में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते, यानी अनुपस्थित होता है। कौन सा? परऑक्सीसोम्स। इस परऑक्सीसोम के अंदर बनते हैं परऑक्सीडेज एंजाइम। क्या बनते हैं बच्चों? परऑक्सीडेज एंजाइम। क्या बनते हैं? परऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परऑक्सीडेज एंजाइम। नॉर्मल सी बात है, याद करने के लिए विशेष ध्यान रखना है आपने। जिस भी वर्ड के पीछे एज या जन लग जाए वो एंजाइम कहलाएंगे। क्या? जिस भी वर्ड के पीछे एज या जन लग जाए वो क्या कहलाते हैं? सामान्यतः एंजाइम्स कहलाते हैं। जैसे परऑक्सीडेज एज आ रहा है तो ये क्या होगा? हमारा एक एंजाइम होता है। इस परऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है? हमारी कोशिका के अंदर, किसमें बच्चों? कोशिका में उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान, कोशिका में उपापचयी मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उपापचयी अभिक्रिया के दौरान, यानी हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर अनेक मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी अभिक्रियाएं चलती है। उन्हीं उपापचयी अभिक्रिया के दौरान एक पदार्थ बनता है। दौरान हमारे कोशिका के अंदर हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। देखिए, रट्टा नहीं मारना। जल जो होता है हमारा H2O होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है बच्चों जल का सूत्र? H2O जल। लेकिन हमने जल हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन यहाँ क्या है? H2O2। ये केमिस्ट्री की थोड़ी डीप की बातें होती है कि एक सामान्य सूत्र के साथ अगर एक ऑक्सीजन अतिरिक्त मात्रा में आ जाए तो उसके लिए पर वर्ड लगता है। क्या लगता है? पर। तो तभी नाम क्या पड़ा? परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है जी। कौन सा पदार्थ बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। ये हाइड्रोजन जो परऑक्साइड बनता है ये कोशिका के लिए घातक होता है। क्या होता है? कोशिका के लिए जहर का कार्य करता है। कोशिका के लिए क्या करता है? ये जहर विष होता है। क्या होता है? जहर विष, पॉइजनस का काम करता है। किसका काम करता है? हमारी कोशिका में अनेक उपापचयी अभिक्रियाएं संपन्न होती है। उन्हीं उपापचयी अभिक्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो बनता है वो हमारी कोशिका के लिए, हमारे शरीर के लिए एक जहर विष, पॉइजनस का काम करता है। देखो बच्चों, अगर ये हमारी कोशिका में बनता रहा तो हमारी कोशिकाओं के जहर का कार्य करके कोशिकाओं को मार दे। इसलिए इसी हमारी कोशिका कौन सा? परऑक्सीसोम में क्या बनता है? परऑक्सीडेज।
ये परऑक्सीडेज जो एंजाइम है हमारा, ये क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को, किसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड को किस में तोड़ देता है, परऑक्साइड जो होता है हमारा, कौन सा, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को कौन कन्वर्ट करता है, परऑक्सीडेज, कौन सा, परऑक्सीडेज जो एंजाइम पाया जाता है ये बदल देता है इसको H2O, किसमें, जल प्लस हाफ O2, यानी ऑक्सीजन का एक हमारा परमाणु बनता है हाफ O2, O2 नहीं बनती, हाफ O2 बनती है हमारी। तो देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि हमारे लिए क्या था, एक जहर था, क्या था बच्चों, जहर। किसने, परऑक्सीसोम में कौन सा बना, परऑक्सीडेज एंजाइम। परऑक्सीडेज एंजाइम क्या काम करेगा हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड जो जहर है उसको उपयोगी पदार्थों में बदल देता है। नाम क्या है उसका, H2O, जल प्लस ऑक्सीजन में बदल। अब न तो हमारे लिए जल नुकसानदायक है और न ही ऑक्सीजन, दोनों ही हमारे लिए उपयोगी या लाभदायक। तो ऐसे हमारे जहरीले पदार्थ जो कि हमें नुकसान करते हैं उनको हमारा परऑक्सीडेज एंजाइम H2 और हाफ O2 में बदल देता है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, बस अपने आप याद होता है। देखो परऑक्सीसोम में बना परऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ देता है H2 और O2 में। सिर्फ इतनी सी बातें ध्यान रखनी है अपने एग्जाम में, क्वेश्चन यही मिलेगा कि कोशिका में अगर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो जहर विष का काम करता है बन जाए तो कौन सा कोशिकांग कार्य करेगा, तो कौन सा, हमारा परऑक्सीसोम्स। अगर पूछा जाए कौन सा एंजाइम इसको तोड़ता है तो परऑक्सीडेज। याद करने के लिए देखो तरीके बदलो, अपने आप याद हो जाएंगे। बोलने का तरीका बदलना है, खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बोलेंगे क्या, परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ता है। तो देखो पर पे बात चलती है। परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन परऑक्साइड को उपयोगी पदार्थों में, यानी पर पे ही तो बात चलती है। परऑक्सीसोम से सिर्फ पर से सभी बातें अपने आप याद हो जाएगी। तो परऑक्सीसोम की खोज किसने की, टोलबर्ट ने। किसने खोज की, टोलबर्ट। पड़ोसी तो हमारी टोहे बटोरते रहते हैं, पड़ोसी जो होते हैं वो हमारी क्या, टोहे बटोरते रहते हैं। बटोरते हैं नहीं, अपनी तरफ ध्यान देते हैं, अपने घर की तरफ देखते रहते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। अपने घर में क्या चल रहा है वो नहीं, हमारे पड़ोसियों के घर में क्या चल। तो पड़ोसी तो हमारी टोहे बटोरते रहते हैं, तो टोलबर्ट ने इसकी खोज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका और आरबीसी में हमेशा क्या होता है, एब्सेंट कार्य होता है। जो हमारी उपापचयी विक्रियाओं के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है उसे उपयोगी या सरल पदार्थों में बदलने का काम होता है। तो ये एक छोटा सा कोशिकांग होता है हमारा, कौन सा, परऑक्सीसोम्स। इसके बाद में देखा जाए परऑक्सीसोम्स की खोज टोलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की, टोलबर्ट ने। किसमें नहीं पाया जाता, प्रोकैरियोटिक व आरबीसी में एब्सेंट होता है। काम क्या होता है, हमारी कोशिका में बने जहर विष जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है H2O2 को सरल या उपयोगी पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे जल व हाफ O2 या ऑक्सीजन परमाणु में बदल देता है। तो ये तो था हमारा परऑक्सीसोम। नेक्स्ट ग्लाइऑक्सीसोम। छोटे छोटे कोशिकांग है बच्चों अब हमारे, कौन से, ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं हमारे ग्लाइऑक्सीसोम्स। लो जी, सबसे पहले तो ग्लाइऑक्सीसोम की खोज करता तो ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। खोज की थी बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोज की थी बच्चों, बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। किसकी खोज की, ग्लाइऑक्सीसोम की खोज किसने की, बीवर्स ने। ग्लाइऑक्सीसोम पाया किसमें जाता है, तो ये वसायुक्त बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बच्चों, वसायुक्त बीजों में। किसमें, वसायुक्त बीजों में पाया जाता है। जो सीड्स होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट होता है। वो भी कौन से, हमारे कौन से सीड, जो वसा यानी फेट जिनमें पाई जाती है। ज्यादा फेट वाले जो जितने भी सीड्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ग्लाइऑक्सीसोम से एक कोशिकांग पाए जाते हैं। अब वसायुक्त बीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से होते हैं, तो ये वसायुक्त बीज यानी जिनके अंदर ऑयली सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, तेलीय पदार्थ ज्यादा होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, वसायुक्त। नॉर्मली आपने देखा होगा सरसों,
सरसों का जो बीज होता है, एक दाना होता है, वो क्या है हमारा, एक बीज, वो क्या होता है, ऑयली होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, ग्लाइऑक्सिसोम। सबसे बेस्ट एग्जांपल मूंगफली देखी होगी सभी ने, वो मूंगफली हमारी क्या होती है, ये ही हमारी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है हमारा, ऑयली सब्सटेंस होता है, फैट पाया जाता है। तिल देखा होगा आपने, तिल भी क्या होता है हमारा, ऑयली सब्सटेंस। तो वसायुक्त बीजों में प्रेजेंट होता है कौन सा, ग्लाइऑक्सिसोम। इसे ग्लाइऑक्सिसोम में बनते हैं ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम। कौन से बनते हैं, ग्लाइऑक्सीडेज, कौन सा, ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों इनमें, एंजाइम। अभी देखो पहले बताया था परऑक्सीसोम में परऑक्सीडेज एंजाइम कहा था, जिस भी वर्ड के पीछे एज या जन लग जाता है सामान्यतः वो क्या कहलाएंगे, हमारे एंजाइम्स। वहां था परऑक्सीडेज, यहाँ है ग्लाइऑक्सीडेज, जिसके पीछे एज वर्ड लग जाता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे एंजाइम्स कहलाते हैं। तो ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं जी, इसी हमारे ग्लाइऑक्सीसोम में क्या होते हैं, ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम पाए जाते हैं। ये ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम का काम क्या होता है, ये ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम जो वसा होती है, यानी फैट जो होती है, वसा या फैट जो होती है, ये जल में अघुलनशील होती है। कैसी होती है बच्चों, जल में अघुलनशील होती है, नॉन सोल्यूबल इन वाटर होती है जी हमारी, यानी जल के अंदर नहीं घुलती। फैट देखी होगी, मक्खन देखा होगा, मक्खन जल में नहीं घुलता, तो उसमें खूब सारी फैट, तो जल में क्या होती है, वसा अघुलनशील होती है। अब इस पे हमारा कौन सा आएगा, ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम कार्य करता है। कौन सा, वसा या फैट युक्त जो बीज सीड्स होते हैं उन पे ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम कार्य करेंगे और इस वसा को बदल देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। किस में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। और कार्बोहाइड्रेट एक हमारा जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है बच्चों, जल में घुलनशील पदार्थ होता है। कैसा होता है, ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुल जाता है। तो देखो ग्लाइऑक्सीसोम्स की खोज की थी हमारे बीवर्स नामक वैज्ञानिक ने। ये केवल वसा युक्त बीजों में जिनमें फैट ज्यादा पाया जाता है, ऑयली सब्सटेंस ज्यादा होता है, उसी के अंदर ये एंजाइम से पाए जाते हैं। इनके अंदर ग्लाइऑक्सीजन में जो एंजाइम बनेगा उसे कहा जाता है ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम्स, जो कि हमारी वसा या फैट को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल होता है। तो देखो हमें वैसे भी नॉर्मल सी बात है, यानी कोई भी सीड्स जो कि ऑयली सब्सटेंस यानी फैट युक्त है, ये कोई भी हमारा सीड्स है, इसके चारों तरफ फैट है। अगर हम इसे मिट्टी में क्रॉप करेंगे तो ये मिट्टी में हमने जैसे इसको क्रॉप किया, चारों तरफ इसके होती है फैट ही फैट बस। अब देखिए फैट होने के कारण से इस लैंड भूमि से ये जल इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, फैट की लेयर है, खूब सारी फैट है। इसी टाइम जैसे हम बीज सीड्स को क्रॉप करते हैं, भूमि में बोते हैं, इसको बुआई की जाती है, तो इसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम्स हमारा कोशिकांग एक्टिव होते हैं और उसी से बनते हैं ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम, जो वसा को क्या कर देता है हमारा कार्बोहाइड्रेट में। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट बनेगी इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट जल में क्या होती है, घुलनशील। कार्बोहाइड्रेट जल के अंदर घुलनशील होते ही ये जल इसके अंदर प्रवेश कर जाएगा और हमारा सीड क्या हो जाएगा, आगे ग्रोथ करने, नीचे स्टेम रूट्स जड़ें विकसित हो जाती है, ऊपर की तरफ स्टेम यानी तना विकसित होने लग जाता है। तो वसायुक्त बीजों को हमें क्रॉप करने के लिए उसमें ग्लाइऑक्सीसोम से ग्लाइऑक्सीडेज एंजाइम बनना। वैसे भी देखो खुद ब खुद बता रहे हैं, जैसे पेरोक्सीसोम वाला था वैसे ही है, ग्लाइऑक्सीसोम से ग्लाइऑक्सीडेज वसा को गला देता है कार्बोहाइड्रेट में। नॉर्मल सी बात है, ग्लाइऑक्सीसोम ग्लाइऑक्सीडेज वसा को गला देता है कार्बोहाइड्रेट, यानी वसा को गला देगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में हमारे बदलते ही पिघलते ही ये जल को ग्रहण कर लेगा और पौधे हमारे ग्रोथ। अगर बाय द वे खोज करता भूल जाओ कि कौन सा है बीवर्स, तो नॉर्मल सी बात है कि ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाता है वसायुक्त बीजों में। क्या ग्लाइऑक्सीसोम किस में पाया जाता है, वसायुक्त बीजों में पाया जाता है। तो खोज भी किसने की थी, बीवर्स ने। क्या बोलेंगे,
ग्लाई ऑक्सीसोम वसा युक्त बीजों में पाए जाते हैं, तो खोज भी बीवर्स ने की थी। बीजों से ही क्या बनाना है, बीवर्स बनाना है, तो बीजों से बीवर्स बन जाता है। ये छोटा सा कोशिकांग होता है ग्लाई ऑक्सीसोम, केवल वसा युक्त बीजों में प्रेजेंट होते हैं। तो पैरोक्सीसोम, उसके बाद में ग्लाइऑक्सीसोम्स। आगे देखते हैं हमारे की कौन सा कोशिका, ये अभी देखो कोशिका द्रव्य के अंदर सारे के सारे हमारे कोशिकांग चल रहे हैं। इसके बाद में देखा जाए तो हमारा सेंटर का पार्ट आएगा केंद्रक। कौन सा बच्चों, केंद्रक। देखते हैं न्यूक्लियस केंद्रक क्या होता है क्या नहीं। देखो बच्चों, हम चले थे, ये हमारी एक कोशिका, सबसे बाहर हमने पढ़ा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसके अंदर पढ़ा कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म था हमारा। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर हमने पढ़े थे कोशिकांग। क्या पढ़े थे जी, सेल ऑर्गन। क्या पढ़े थे हमने, सेल ऑर्गन पढ़े थे। सारे के सारे ऑर्गन्स हमने यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद में हमारे सेंटर पॉइंट में एक और हमारा, इसे कहते हैं, ये होती है कोशिका झिल्ली। जो कोशिका के कोशिकांग होते हैं वो कोशिका, जबकि सेंटर में एक और झिल्ली पाई जाती है, इसी को कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं बच्चों, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली के अंदर यहाँ पे ये क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा केंद्रक। क्या पाया जाता है बच्चों, केंद्रक होता है। कौन सा पाया जाता है, केंद्र। सेंटर में हमारे यहाँ केंद्रक पाया जाता है। इसी केंद्रक पे पूरी की पूरी बातें करनी हमने कि क्या होता है केंद्रक, कैसे होता है कैसे नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि केंद्रक पाया कहाँ जाता है। तो देखो, केंद्रक जो होता है वो हमारी कोशिका के सेंटर पॉइंट में पाया जाता है। यानी जंतु जितने भी होंगे उनके तो सेंटर पॉइंट में पाया जाएगा, जबकि पादपों में केंद्रक थोड़ा सा परिधि की तरफ होता है। ये बात हमने स्टार्टिंग में की थी, जंतु और पादप कोशिका में अंतर करते समय कि पादपों के अंदर बीच में सेंटर में एक बड़ी रिक्तिका वैक्यूल्स पाई जाती है। इस कारण से पादपों का केंद्र थोड़ा सा परिधि की तरफ हो जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पादपों के अंदर केंद्रक की स्थिति कहाँ होती है, झिल्ली पर, सेंटर में, परिधि के पास, इनमें से कोई नहीं या ये सभी। तो हमें परिधीय भाग में हमारी क्या पाई जाती है, केंद्र। किन में, पादपों में। ये तो जंतुओं के अंदर है। अगर पादप कोशिका में देखा जाए तो यही हमारा केंद्र कहाँ हो जाता है, थोड़ा सा परिधि की तरफ हो जाता है, और सेंटर में उनके क्या हो जाती है, बीच में एक रिक्तिका न्यूक्लियस हो जाए, हमारी रिक्तिका वैक्यूल्स होती है। इस कारण से उनका केंद्र थोड़ा सा क्या हो जाता है, साइड में हो जाता है। परंतु हम हमारी जंतु कोशिका की बात करते हैं तो सेंटर में क्या पाया जाता है, केंद्रक। इसी केंद्रक को देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। सबसे पहले तो केंद्रक की खोज किसने की, कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, किसने खोज की केंद्रक की। ये लो जी, केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक की खोज हमें पता होनी चाहिए कि केंद्रक की खोज किसने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट ब्राउन। हुक नहीं कहना बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन है। कौन है, केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जबकि अगर कोशिका की खोज पूछी जाए तो कौन होगा, रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। मर्द कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका भित्ति की भी खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि सबसे बाहरी आवरण जो कोशिका भित्ति होती है उसकी रॉबर्ट हुक था, लेकिन यहाँ क्या है, सेंटर पॉइंट है, केंद्र का पॉइंट है, रॉबर्ट ब्राउन। अगर हमें कोशिका पूछा जाए या केंद्र की खोज पूछी जाए, दोनों ही हमें ऑप्शन में मिलेंगे, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। हुक को केवल बाहरी आवरण पे रखना है, ब्राउन को सेंटर में लेके जाना है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की, केंद्र की खोज की। केंद्रक किस में नहीं पाया जाता, तो हम कह सकते हैं आरबीसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है। आरबीसी में क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। हमारी जो आरबीसी होती है जीवों की, जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक है नहीं पाया जाता। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम ये नहीं कह सकते कि वहां केंद्रक नहीं पाया, केंद्रक पाया जाता है परंतु अपूर्ण विकसित होता है, यानी वेल डेवलप नहीं होता, परंतु केंद्रक तो पाया जाता है। इसलिए केवल आरबीसी में क्या माना जाता है जी, केंद्रक एब्सेंट माना जाता है।
देखो यहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे तो जो ब्लड टॉपिक आएगा हमारा, पहले ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे, उसमें ब्लड टॉपिक आएगा, उसी ब्लड में आरबीसी पढ़ेंगे पूरी, और उसी टाइम बताएंगे आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। परंतु एक बार सिर्फ यहां आपको बता रहा हूं, एक अपवाद है, दो जंतु हमारे, एक होता है ऊंट और एक होता है लामा। ऊंट व लामा दो ऐसे जंतु है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अपवाद स्वरूप कह सकते हैं किसी भी जंतु की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक है पाया जाता है। अगर केंद्रक देखा जाए सामान्यतः एक कोशिका में एक होता है, सामान्यतः क्या होता है जी हमारा, एक कोशिका में एक ही पाया जाता है। एक कोशिका में कितना होता है, एक केंद्रक प्रेजेंट होता है। कितना होता है जी, एक केंद्रक प्रेजेंट होता है जी। सामान्यतः एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, लेकिन अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ एक्सेप्शन केस है जी, अपवाद स्वरूप हमारे पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में कितने होते हैं, दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक ही कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं। हमारी एक कोशिका में एक केंद्रक होगा, लेकिन पैरामीशियम की एक ही कोशिका में कितने केंद्रक पाए जाते हैं, दो दो केंद्रक पाए जाते हैं। किसमें, पैरामीशियम की एक ही कोशिका में दो दो केंद्रक पाए। इसी तरीके से अपवाद स्वरूप कह सकते हैं पादपों की टेपिटम सेल, कौन सी, टेपिटम, या इसे कहते हैं भ्रूणपोष, कौन सी, भ्रूणपोष कोशिका में, किसमें, भ्रूणपोष कोशिका में तीन केंद्रक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बच्चों, तीन केंद्रक पाए जाते हैं एक ही कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। तीन तीन केंद्रक एक ही कोशिका में, ये अपवाद है, सामान्यतः नहीं पाए जाते। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु अपवाद स्वरूप एक कोशिका में दो केंद्रक, पैरामीशियम में, जबकि एक कोशिका में तीन तीन केंद्रक पाए जाते हैं। भ्रूणपोष या टेपिटम सेल होती है पादपों के अंदर, जब हमारा भ्रूण विकसित होता है उसको पोषण प्रदान करने वाला जो होता है वो टेपिटम सेल या भ्रूणपोष कोशिकाएं होती है, उनमें तीन तीन केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर देखा जाए तो ये केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है, केंद्रक झिल्ली। ये हमारी कोशिका, इसके अंदर सेंटर में ये न्यूक्लियस केंद्रक होता है जी, ये केंद्रक झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली कहलाती है हमारी, केंद्रक झिल्ली। ये होती है कोशिका झिल्ली, जबकि ये क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। इसी के अंदर केंद्रक सेंटर में पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर देखा जाए तो केंद्रक में होता है जी डीएनए। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है। इसके अलावा पाए जाते हैं इसके अंदर हमारे प्रोटीन्स। क्या पाए जाते हैं, डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जी। इसके अलावा इसमें पाई जाती है केंद्रिका। क्या पाई जाती है जी, केंद्रिका। ये छोटी सी केंद्रिका, आगे बात करेंगे इस पे। हमें डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हमारे ये केंद्रिका सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, इसी केंद्र के अंदर है। यानी कह सकते हैं आरएनए, डीएनए सारे के सारे हैं। इसी केंद्र को मोस्ट इंपोर्टेंट केंद्र को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहा जाता है बच्चों, कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क। यानी हमारी कोशिका का ब्रेन कौन है, ये ही केंद्रक होता है। इसी केंद्र को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रक, कंट्रोलर। क्या कहा जाता है बच्चों, कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कोशिका का नियंत्रक कौन सा कोशिकांग कहलाएगा, केंद्रक। कोशिका का मस्तिष्क ब्रेन कौन है, केंद्रक। और इसी को कहा जाता है कोशिका का प्रबंधक, यानी मैनेजमेंट। क्या, प्रबंधक भी कौन सा होता है, यही होता है। तो कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का नियंत्रक, कोशिका का प्रबंधक कौन कहलाता है, ये ही हमारा केंद्रक होता है। जो केंद्रक होता है उसी को, अब देखिए सेंटर है, केंद्र है। जैसे हमारे घरों में जो मेनली हमारे घरों में केंद्रक होते हैं वो होते हैं हमारे दादाजी।
अगर दादाजी है तो वो हमारे सबसे जो घर में बुजुर्ग जो होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, मेन केंद्रक होते हैं, सेंटर पॉइंट वही होते हैं। अब देखिए अगर हमारे दादाजी है तो दादाजी हमारे घर को क्या करते हैं, पूरे के पूरे घर को नियंत्रित करते हैं, यानी घर के हर एक सदस्य को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसी तरीके से घर का मैनेजमेंट कैसे सिस्टम चलाना है, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ से कितना आएगा, कहाँ कितना लगाना है, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट भी कौन करते हैं, दादाजी। पूरा का पूरा हमारे उस परिवार के ढांचे को किस तरीके से हैंडल करते हुए चलना है, यानी मस्तिष्क की तरह कार्य भी कौन करता है, दादा। तो हमारे कोशिका का मस्तिष्क नियंत्रक प्रबंधक कौन कहलाता है, ये ही केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। वैसे भी देखो बच्चों, रोब तो किसी एक का होता है, रोब किसका होगा, केंद्र में जो सेंटर में जो सबसे बड़े होते हैं। देश में भी देखा जाए तो रोब किसका होता है, जो सेंटर की सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसी का रोब होता है। तो रोब किसका है, केंद्रक का है। रॉबर्ट ब्राउन, किसका, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, केंद्रक की। आरबीसी में सामान्यतः एब्सेंट पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, परंतु अपूर्ण विकसित कह सकते हैं क्योंकि उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक में हमारे वेल डेवलप जो होता है उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, परंतु पैरामीशियम, स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं आपको, पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्लीपर जंतु। ये जो पैरामीशियम इसको क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखना, हमने बहुत अच्छे से याद किया है, पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहा जाता है। और याद भी किया था कि पैरों में पहने जाते हैं स्लीपर। स्लीपर कहाँ पहने जाते हैं, पैरों में। तो पैरामीशियम को क्या कहते हैं, स्लीपर जंतु। कितने केंद्रक पाए जाते हैं, 2। पादपों के अंदर टेपिटम या भ्रूण कोशिका होती है, उसमें 3 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सारे के सारे यहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारे कोशिका का प्रबंधक नियंत्रक मस्तिष्क कौन कहलाता है, ब्रेन, केंद्रक ही कहलाता है। तो ये था हमारा केंद्रक। आगे की वीडियो में इससे आगे और देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।